हेलो दोस्तों, मैं रिंकिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 68 से, यानी कि ये आपकी पॉलिटी की वीडियो नंबर 5 होने वाली है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको 4 क्लास करा चुका हूं। फ्रेंड्स आपने अगर वो चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पिछले चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो है आपकी पॉलिटी की क्लास नंबर 5। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं इस चैनल की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे फ्रेंड्स आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? देखिए ऑप्शन आपके जापान है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फ्रांस है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका, देखिए हाईलाइटेड आंसर होंगे इस वीडियो में, सभी जितने भी राइट आंसर होंगे वो सभी हाईलाइटेड हैं। तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा फ्रेंड? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। छाया मंत्रिमंडल वेस्टमिंस्टर प्रणाली के तहत एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। यह संसद में विपक्षी नेता के नेतृत्व में वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर बनाया गया मंत्रिमंडल होता है, जिसका कार्य सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यों पर नजर रखना होता है। इस तरह के मंत्रिमंडल ब्रिटेन, कहाँ पर? ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो 69 है हमारा, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये कितना होता है? देखिए ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, या आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। ठीक है, बात करेंगे 71 की। 71 में है, देखिए फ्रेंड्स, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1993 यानी 1993 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। देखिए बात करेंगे 72 की। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127 या आपका अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। PIL क्या है? ठीक है, PIL है, ये PIL क्या है? देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, ये आपका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, आपका हाईलाइटेड है, ये हो जाएगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। PIL
PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों दोनों में दायर की जा सकती है। ठीक है, बात करेंगे 74 की बात करेंगे। सूचना का अधिकार का उद्देश्य है, सूचना का अधिकार का उद्देश्य क्या है? सो देखिए, ये है आपका सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराएं। पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, या सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। सो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। देखिए नेक्स्ट की इसके पॉइंट की बात करेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 11 व 12 मई 2005 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित हुआ। कहाँ पर हुआ फ्रेंड्स? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 है फ्रेंड्स हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे, प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब तक 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। थर्ड है हमारा, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, या यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। सो देखिए, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, ये हो जाएगा। देखिए, आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह सार्वजनिक संस्थानों के बारे में सूचना मांग सकता है। आवेदन को सूचना मांगे जाने के कारणों को नहीं देना होगा। ठीक है, देखिए बात करेंगे 76 की। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। उपरोक्त दोनों हैं, यह इनमें से कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सूचना का जो अधिकार है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका एक विधिक अधिकार, एक विधिक अधिकार हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? उसकी देखिए 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है तथा एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितना होता है? 4 वर्ष होता है तथा एक व्यक्ति कितनी बार? केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। बात करेंगे 78 की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, ऑप्शन है इसके, संरक्षा विभेद का सिद्धांत है, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत है, या आपका पृथक्करणीय का सिद्धांत है, या अधिमानी स्थिति का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका संरक्षा विभेद का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट की बात करेंगे। यह अधिनियम 11 सितंबर कब? 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ, जिसे 30 जनवरी 1990 से जम्मू कश्मीर को छोड़ संपूर्ण भारत पर
लागू कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15(4) में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। देखिए बात करेंगे 79 की। 79 है हमारा फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? स्टूडेंट किसमें निहित होती है? देखिए ये होती है आपकी संसद में। कहाँ पर होती है? संसद में यह शक्ति निहित होती है। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। साथ ही इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी संपूर्ण भारत पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को 2 जून 1955 को अधिसूचित किया गया था। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो किसको किया है फ्रेंड्स? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा संसदीय प्रस्ताव है जिसमें देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या पर वार्ता में लाया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने स्थगन प्रस्तावों के क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? सो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड की, अमेरिका की, भारत की या ब्रिटेन की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भारत की, यानी शून्यकाल संसद को या संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। तो 83 में है, देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों में निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, यह भी आपकी सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यह भी सही है। देखिए फोर्थ ऑप्शन है आपका, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। सो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारत में मतदाता सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये कहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स? हमारा अनुच्छेद 324 में ये प्रावधान है। बात करेंगे 84 की। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो केसी ह्यूयर है, सर आइवर जेनिंग्स है या डीडी वसु या जी ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा जी ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक? इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। इसी मतभेद की वजह से जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती फ्रेंड्स? ये आपकी मणिपुर में लागू नहीं होती। ठीक है, बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के
और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। मणिपुर में यह लागू नहीं होती है, मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 वर्ष। 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। बात करेंगे 87 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन है आपके संयुक्त अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की प्रणाली है। यह आपका 4th हो जाएगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। संविधान में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। देखिए, बात करेंगे 88 की, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस अनुकृति में 4 शेर हैं, 4 दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। ठीक है, बात करेंगे 89 की, रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को नियमित बजट सहायता नहीं दी जाती है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान नई दिल्ली। भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान के सिवाय उपरोक्त सभी को नियमित बजट सहायता दी जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? सो देखिए, बताना है कि 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा एक गलत है। भारत में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एक अध्यक्ष है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है गलत है। यही हमें बताना था कि निम्न 4 में से कौन सा गलत है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सेनाओं, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ तथा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस ऑफ की उत्पत्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, भारत में कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेनाओं के प्रमुखों की समिति चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में देश का वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष, जो कि थल, जल तथा वायु सेना से भी हो सकता है, को बनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, यह देश के सुरक्षा के संदर्भ में रक्षा बलों के अंदर नियुक्त रहने की व्यवस्था पर सुझाव देता रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है? सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर भी बताया है एक क्वेश्चन में, जो अनुसूची 6 है ये आपकी मणिपुर में लागू नहीं होती, तो इसका राइट ऑप्शन आपका इसमें भी मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, बात करेंगे 92 की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो किसके बारे में दी जा सकती है फ्रेंड्स? देखिए, ये हो जाएगा आपका सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रत्येक सरकारी विभाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाते हों, वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिए घातक हो, सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, अतः सिर्फ सीमा सड़क संगठन में आरटीआई लागू होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो ऑप्शन है आपका यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है हमारा कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। नेक्स्ट है यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे 94 की, कुछ विधेयकों पर पुनः स्थापन का अग्रसरण नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए, तथापि कुछ और मामलों में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयकों के पुनः स्थापना और संशोधनों को प्रस्तावित करने के लिए, या नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के पुनः स्थापना के लिए, और आपका तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किसी विधेयक के पुनः स्थापन या संशोधन प्रस्तावित करने के लिए जो ऐसे कराधान पर प्रभाव डाले जिनमें राज्यों का हित है। ये आपका फोर्थ वन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। देखिए किसी कर के घटाने या उत्साधन करने हेतु उपबंध बनाने का संशोधन प्रस्तावित करने के लिए। सो यही इसका जो ऑप्शन 4 है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए बात करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, किसी कर के घटाने या बढ़ाने हेतु उपबंध बनाने का संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जबकि अन्य 3 प्रकार के विधेयकों हेतु राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। ठीक है, बात करेंगे 95 की। तो 95 हमारा नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? देखिए बात करेंगे हम ऑप्शन की, इसमें कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स हमारे, कोई मंत्रिमंडल सदस्य इस समिति का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है यह समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, या यह समिति के सदस्यों की पदावधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड्स आपका, यह महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यक्रम के विषय में प्रतिवेदन देती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। देखिए बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सदस्यों की पदावधि 1 वर्ष की होती है। समिति महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के कार्यक्रम के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। बात करेंगे 96 की। तो 96 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए ये दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभार वाले बलों के सदस्यों के संबंध में संसद द्वारा बनाए कानून द्वारा मूल अधिकारों को निराकृत किया जा सकता है। थर्ड है आपका, भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधी के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है। फोर्थ है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 359(1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये थे इसके 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधी के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दंड विहित करने का अधिकार प्राप्त है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहां से है? देखिए ऑप्शन है हमारे
भारत है, स्विट्जरलैंड है, रूस है, ब्रिटेन है, तो कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ये आपकी हो जाएगी स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो देखिए, देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्विट्जरलैंड में निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। निषेधाधिकार का अर्थ है कि किसी संस्था के सदस्यों के हाथ में रहने वाला उक्त तरह का वह अधिकार जिससे कोई स्वीकृत प्रस्ताव व्यवहार में आने से रोका जा सके। ये थी दोस्तों आपके लिए पॉलिटी की क्लास नंबर 5। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो देखना चाहते हैं रेगुलर वीडियोस चैनल की, सो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे और आप इस चैनल की रेगुलर वीडियो देख सकेंगे। इस सभी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पिछली अगर 4 वीडियो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उन सभी 4 वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी बाकी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बचे हुए इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो होगी आपकी पॉलिटी की क्लास नंबर 6। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।